हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, गणित का पेपर हमारे पास है और आज किस वीडियो में इस पेपर को हल करवाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखेंगे। देखिए, पूर्णांक जो है 20 + 50 टोटल 70 नंबर का हो रहा है। 3 घंटे का समय हो रहा है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहते हैं। और यहाँ पे ORM उत्तर पत्रक पर आधारित है, यानी कि शुरू के जो 20 क्वेश्चन रहते हैं ये बहुविकल्पी वाले रहते हैं और ORM में आपको इसको भरने होते हैं। ये खंड आ होता है। खंड आ में सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बस यही सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम अपने अपने प्रश्नों को यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या वो प्राकृतिक होती है? क्या परिमेय संख्याएं प्राकृतिक के अंतर्गत आ पाएंगी? तो ऐसा तो नहीं है। और पूर्णांक होती है तो ये भी नहीं है। देखिए, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हो पाएंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिला करके बनती हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो सही जवाब है वो वास्तविक संख्या यानी सा वाला विकल्प होगा। ओके, और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे इसमें कहा गया है भैया कि परिमेय संख्याओं, यहाँ पे परिमेय संख्याओं लिखना गलत है, इसे अपरिमेय संख्याएं लिखना चाहिए था। कहना चाहिए था कि अपरिमेय संख्याओं। लेकिन चलिए, इन्होंने जो भी लिखा है अपने हिसाब से सही लिखा है, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं, इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो बच्चों, गुणनफल तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है इसका। आप जानते होंगे कि गुणनफल के लिए क्या करना होता है कि बाहर बाहर का गुणा करना होता है और अंदर अंदर का गुणा करना होता है। तो 21 और 5 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा भैया? आइए इधर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 21 ओके 21 गुणते 5 का करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। लेकिन अभी √3 का गुणा करना बाकी है। तो √3 गुणते √3 हो जाएगा, जो कि √3 गुणते √3 बराबर 3 ही प्राप्त होता है। तो 105 में आपको 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 × 5 = 15, 5 और हासिल लगे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? गुणा करना है। 5 × 15, 5 हासिल लगे 1 हो गया है और 3 से जब 0 में गुणा कराएंगे तो आपको वहाँ पे 0 मिलेगा, जिसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 मिल जाएगा। फिर 3 एकम 3, 315 आपको टोटल देखने को मिल पा रहा है। तो 315 ही हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे बा वाला जो विकल्प है वो आप सही लगा देंगे। आगे आपसे पूछा गया है कि यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा? आपको ये सीधे सीधे फार्मूला याद होगा, 3abc के बराबर होता है। 3abc आप डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न हम देख पाते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि px = 3x + 5 का शून्य क्या होगा? px + 5 का शून्य का अगर हमको निकालना है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। 3x + 5 का शून्य कैसे निकाला जाता है? देखिए, 3x + 5 इसके बराबर आपको 0 लिखना होता है। 0 लिख लिया और 5 को उधर भेज दिया तो 3x बराबर आपको क्या मिल जाता है? -5 मिल जाता है। और उसके बाद अगर 3 को उधर भेजा तो x बराबर आपको मिल जाता है -5/3 मिल जाता है। गंदी राइटिंग में चल रहा है पर -5/3 आपका सही जवाब हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा जो द वाला विकल्प है -5/3 ये हमारा सही जवाब होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या होगा? 2x² - 2 + 2x + 1 का। तो यहाँ पे घाते 3 वाला जो विकल्प दिया है ये तो गलत हो जाएगा। ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन माइनस वाले का जो विस्तार करते हैं, देखिए माइनस वाला जो x - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो मिलने वाला नहीं है। इनमें से कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन ये वाला विकल्प भी मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं। देखो भैया,
अगर आप पहला वाला विकल्प देखना चाहते हो, देखो यहाँ पे वर्ग इसका गुणनखंड किया जा सकता है और बाकी विकल्प से ट्राई किया जा सकता है, विकल्प से भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसका विस्तार करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर आगे मिलता है और फिर एक स्क्वायर मान लेते हैं प्लस एक मिल जाएगा और फिर माइनस 2x मिल जाएगा। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक मिलेगा और माइनस 2x मिल जाएगा। तो माइनस 2x जब मिलेगा तो ये माइनस वाले का फार्मूला होता है, इसका तो ये उत्तर नहीं हो पाएगा, ठीक। ये पहला वाला विकल्प गया। दूसरे वाले विकल्प में घाते 3 दी गई हैं तो घाते 3 वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता कभी भी किसी स्थिति में। और यहाँ पे ये जो तीसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर यानी एक का गुणनखंड होता है। तो भैया यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द वाला विकल्प इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे प्लस होता तब उत्तर हो जाता, यहाँ पे घाते 2 होता तब पर भी आपका उत्तर वो सही हो जाता, पर है नहीं तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे कहा जा रहा है दो सरल रेखाएं जो समांतर नहीं है एक दूसरे को काटती हैं। अब उस पर केवल एक काट सकती हैं, किस पे, केवल दो, एक बिंदु पर, इन बिंदु पर, दो बिंदु पर, एक बिंदु पर भी नहीं। दो सरल रेखाएं खींचने का मतलब सीधी रेखाएं अगर आप ऐसे खींचते हैं तो कितने बिंदुओं पर काट रही हैं। तो भैया आप देख पा रहे हैं कि केवल एक बिंदु है जहाँ पे वो काट पा रही हैं। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाली बात है भैया, अगर समझ में आए तो अच्छी बात हो पाती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है तो वह कैसा होता है। एक कोण दो कोणों के योगफल के बराबर है भैया, तो यह समकोण त्रिभुज ही हो पाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें यहाँ पे 90 होता है, बाकी दो कोणों का योगफल भी 90 हो पाता है। तो ये केवल स्थिति होती है समकोण त्रिभुज में। तो ये काफ़ी गहरी सवाल थी, जो बच्चा अगर सही से इसको नहीं समझ पाएगा तो गलती कर जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 8वें प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में ABC बराबर AB है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, यानी दो कोण भी बराबर होने चाहिए और कोण भी बराबर 80 दिया गया है। तो सॉल्व करने का शुरुआत करेंगे, पहले चित्र बनाएंगे फिर देखेंगे। तो भैया एक त्रिभुज है जिसमें A है, B है और C है, और AB बराबर BC बराबर, ये वाली लाइन BC बराबर AB है, यानी BC और AB बराबर हैं, और B पर 80 है, यहाँ वाला कोण 80 अंश दिया गया है। तो ये जो दो भुजाएं बराबर हैं इसकी वजह से यहाँ वाले कोण और यहाँ वाले कोण आपस में बराबर होंगे। और अगर आप 180 में से 80 को घटा देते हैं तो 100 मिल जाता है, और 180 में 80 को घटा देते हैं 100 मिल जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 होता है। और इस 100 को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ये 50-50 आपस में बांट लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोण A का मान 50 होगा, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C और कोण A बराबर है, BC बराबर 4 है, AC बराबर 5 है, तो AB की लंबाई ज्ञात करने की बात कह रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमें इरेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज की ABC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ABC, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं। कोण C बराबर कोण A है, यानी ये कोण इसके बराबर है। अब जब ये कोण बराबर हो गया तो भैया ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। BC बराबर आपको 4 दिखाई दे रहा है, BC बराबर 4 दिखाई दे रहा है, AC बराबर 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 है। तो AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो AB की लंबाई भी 4 ही होगी, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपका पहला वाला विकल्प आपका सही हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, 152 के स्क्वायर माइनस 151 के स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे 152 और 151 का वर्ग करने लगेंगे तो आपके लिए बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि आप जल्दी से उसका वर्ग करके उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही तरीका क्या होता है कि भैया आप यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें, जिसके बराबर होता है A प्लस B और
ए माइनस बी होता है। तो इसका आपको फार्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे प्रयोग करते हैं। क्या होगा भैया कि आपका 152 का स्क्वायर माइनस 151 का स्क्वायर हो रहा है, इसके बराबर हो जाएगा 152 प्लस, ठीक है, 152 प्लस 151 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 152 माइनस 151 हो जाएगा। तो 152 और 151 को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो 2 1 3 हो रहा है, 5 5 10 का 0 यहाँ से लगेगा, 2 1 1 1 2 1 3 हो जा रहा है। गुणते यहाँ पे जब इनको 152 में से 151 को घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, जो कि 303 हो जाएगा गुणनफल के रूप में। तो 303 आपको क्या दिखाई दे रहा है, द वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आपको द मिल गया है। ओके, आगे वाले प्रश्न में हम चलेंगे, बाकी देखते हैं कि क्या है इस प्रश्न में। ठीक है, तो 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो ये भैया बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो 0.36 आपको उत्तर मिल जाएगा, जो कि शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, शांत दशमलव प्रसार होगा। 12वें नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 का मान क्या होगा। अभी a² माइनस b² वाला फार्मूला जो लगा है वही यहाँ पे फार्मूला बन जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 में से 3 गया 6। यानी आप कह सकते हैं कि सा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो रहा है। बस इतना सा आपको इसका जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमसे एक बहुपद दिया गया है, बहुपद की घात पूछ रहा है। बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 7 दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हैं कि बहुपद की घात 7, आ वाला विकल्प आपका सही हो रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे px बराबर आपको 9x² माइनस 7x प्लस 11 दिया गया है। तो p माइनस 1 का b1 माइनस 1 के बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहेगा। तो आपके पास है, देखिए, px बराबर 9x² माइनस 7x प्लस 11 है, और आपको p माइनस 1 का मान पूछ रहा है। तो p माइनस 1 का हम मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये अपना px बराबर है, तो p माइनस 1 का अगर मान निकालना चाहेंगे तो जहाँ पे 9 है लिखेंगे 9, और जहाँ पे x है वहाँ पे -1 लिखेंगे, घाते 2, -7 गुणते -1 लिखेंगे और प्लस 11 लिख देंगे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप कहेंगे कि 9, यहाँ पे 9 ही रहेगा, और -1 का वर्ग करने पर आपको +1 मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, +1 मिल जाता है। तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस का गुणा होकर के +7 मिल जाएगा, और +11 यहाँ पे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। आगे बात को बढ़ाएंगे तो 9 का नाम 9 ही रहेगा, और यहाँ पे +7 आपका हो ही रहा है, और +11 हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा बन गया है, पर ठीक है, चलें देखेंगे। +11 हो गया, जोड़ देंगे, 11 9 20 7 27 हो रहा है। आपका उत्तर 27 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है 27, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि समीकरण दिया गया है, उस समीकरण को हल कीजिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। समीकरण बहुत ही आसान है, आपका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको हल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखते हैं कि क्या है प्रश्न में। आपको 5x - 5, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है 5x - 5 बराबर 10 दिखाई दे रहा है। ओके, बराबर 10 दिखाई दे रहा है। तो 5x को यहीं रहने देते हैं, इस 5 को उधर भेजेंगे तो 10 में जुड़ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख लेंगे, 5 से काट देंगे 15 को तो हमको 3 मिल जाएगा। यानी x बराबर आप कह सकते हैं कि आपका उत्तर 3 सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका ये आ वाला विकल्प सही हो रहा है। सो दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न हम देख पाते हैं कि एक पद वाले
बहुपद को क्या कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं, दो पद वाले को द्विपदीय कहते हैं, तीन पद वाले को त्रिपदीय कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बहुत ही आसान सा जवाब होता है भैया। अच्छा, जिन लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी हो गया है वो आप बी वाला विकल्प सही लगाएंगे। किसी त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। और दीर्घवृत्तखंड का कोण क्या होता है? दीर्घवृत्तखंड का कोण देखिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और अगर लघुवृत्त का कोण लेंगे तो अधिक कोण होगा, और दीर्घवृत्त का कोण लेंगे तो न्यून कोण बनेगा। मैं आपको इसका चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत ऊपर से निकल जाएगा। एक वृत्त बना है, अगर बीचों बीच काट देते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण होता है। चलिए, इन बातों को आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं दीर्घवृत्तखंड की। अब यहाँ पे एक हमने छोटा सा लाइन खींचा जिसकी वजह से दीर्घवृत्तखंड बन गया और लघु बन गया। यहाँ वाला कोण अगर आप मिलाएंगे, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं काले से मिला देता हूँ। यहाँ पे ये एक वृत्तखंड बना रहा है, ये जब ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये अधिक कोण होगा। ऊपर वाले में अगर जब कोण बनाएंगे तो न्यून कोण होगा। तो आप देख पा रहे हैं लघुवृत्तखंड में अधिक कोण बन रहा है और दीर्घवृत्तखंड में न्यून कोण बन रहा है। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड में आपका जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है। इसी के आधार पर यह समझा जाता है। 19 नंबर प्रश्न में हम देख पाते हैं कि यक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? यक्ष अक्ष पर स्थित है तो ये वाला तो पहला वाला बिल्कुल नहीं होगा और चौथा वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। इन्हीं दोनों को समझना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, यक्ष अक्ष के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे सा वाले विकल्प में भी आपको यक्ष दिखाई दे रहा है, तो यही आपका सही जवाब होगा। और बा वाले विकल्प में आपको वाई दिखाई दे रहा है, ये वाई अक्ष पे स्थित बिंदु का रूप होता है। ठीक है, आपको इन बातों को समझ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज में कोण पी और कोण आर बराबर है, क्यू आर बराबर 4 है, पी आर बराबर 5 है, तब पी क्यू की लंबाई क्या होगी? वही पुराना वाला प्रश्न ही दिखाई दे रहा है जो भी ABC के रूप में दिया था, और ये 4 सेंटीमीटर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे हल करना बाकी है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने नाम बदला है, तो हो सकता है शकल भी बदल दी हो। तो आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं PQR। ये हमने नाम रख दिया है। अब यहाँ पे कोण R और P बराबर है, तो यहाँ पे R और P वाला कोण बराबर कर दिया है। QR का मान 4 है, तो यहाँ पे QR का मान 4 रख दिया। PR का मान 5 है, यहाँ पे 5 रख दिया है। अब देखिए, ये दोनों कोण बराबर थे, जिसकी वजह से इसके सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये जो बची हुई भुजा है वो 4 सेंटीमीटर होगी, और PQ के बारे में पूछ रहे हैं जो कि 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो पिछले वाले प्रश्न का ही ये रूप था जो बदल कर शकल आया था। खैर, ये प्रश्न समाप्त हुआ, और इस प्रकार से हमने खंड का के 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने निपटा लिया है, देख लिया है। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहा होगा आपके लिए। आइए अब खंड बा की शुरुआत की जाए और पहले प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे सभी खंडों को हल कीजिए, और टोटल हमको यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कहा गया है कि भिन्न 7/3 को दशमलव रूप में लिखिए। किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? हम यहाँ पे आइए देखते हैं। हमारे पास है 7/3। तो भैया, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रश्नों को लिखा कैसे जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न पहले तो खंड खा है, तो ये तो पता ही है ना भैया कि सबसे पहले तो आपको क्या रखना होगा। बहुत अच्छे से काले काले मोटे अक्षरों में यहाँ पे खंड खा आप लिख लेंगे। खंड यहाँ पे खा आपने लिख लिया। अच्छा, ऐसे वाला नहीं, पर ये वाला जो चिन्ह होता है ये बनाते हैं। ये लाइन खींच लिया, फिर अपना 2 लाइन छोड़ा, फिर लिख लिया प्रश्नोत्तर और संख्या लिख लिया। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी था? ये पहला माना जाएगा कि हाँ 1 माना जाएगा। खंड खा का पहला वाला माना जाएगा, तो ये खंड खा का 1 प्रश्नोत्तर संख्या है। एक और लाइन खींच लिया, और उसमें अच्छा उसमें का पहला वाला है, उसमें का वाला है, तो आपको का ऐसे यहाँ पे डालना चाहिए। और अब आपके प्रश्न में है 7/3, उसे लिखना चाहिए और यहाँ पे उसे भाग करना चाहिए। तो 3 से भाग करेंगे 7 को,
तो 3 दूनिया 6 मिल जाएगा और 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिका 9 और 1 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और अगेन 3 तिरिका 9, फिर 1 बच जाएगा। ये प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी। तो इसी चीज़ को हम समझते हुए यहाँ पे लिखेंगे कि हमें 2.3333 डॉट 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 लगा देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आगे ये मिलता जा रहा है। और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो भी लिख देंगे। तो हमारा किस प्रकार का अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, ऐसा आप लिख देंगे। तो ये बेहतरीन उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जो आप लिखना चाहेंगे। ओके, तो ये हो चुका है, इसको हटाते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे प्रश्न में हमको क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं खंड खा को ये जो 32 है उसकी घाते 2 की घाते 2/5 है, तो इसको सॉल्व कीजिए। हमारे पास है खा वाले प्रश्न में क्या है भैया, 32 लिखा है, उसकी घाते 2/5 है। तो हम यहाँ पे 32 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 16 मिल जाएगा, 2 से काटने पर 8 मिल जाएगा, 2 से काटने पर 4 मिल जाएगा, 2 से काटने पर 2 मिल जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 की घाते 5 मिलता है। तो हम यहाँ पे 2 की घाते 5 लिखेंगे और इसकी घाते 2/5 लिखेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, 2 की घाते 5 गुणते 2/5 कर देंगे और ये आपस में 5 5 कट जाएंगे तो 2 की घाते 2 बचेगी, ठीक है, बराबर 2 की घाते 2 बचेगी, जिसको हम कह देंगे कि ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से करना होता है, हम इसको इसी प्रकार से करेंगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाला जो प्रश्न है, इसमें गा वाले प्रश्न में आप देख पाते हैं कि π/2x² प्लस x में x² का गुणांक। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान से है। अगर आप बहुत लंबा मैं लिख के दिखाना भी चाहूँ तो मैक्सिमम हम गा नंबर प्रश्न डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे π/2x² प्लस x में x² का गुणांक इतना लिखना चाहेंगे और बराबर लगा के π/2 लिख देंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसमें लिख पाएंगे तो ऐसा मतलब हो नहीं पाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर यही मिल गया है। अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो हमारे पास है क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 है, तो हम इसे इधर लेके चलते हैं ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो भाई ये गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पर 7 मिल जाए, तो ऐसी संख्याओं में हम बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 गुणते 3 बराबर 12 और 4 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं और 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 होगा। तो कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, मेरे ख्याल से आता होगा। तो 12x² और 4x में थोड़ा डिटेल में दिखा देना चाहेंगे हम ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। देखो भैया, तो 12x² का मतलब होता है कि 12 का गुणनखंड करो पहले। तो 2 दूनिया 4 तिहाई 12 होता है और x गुणते x होता है, ठीक है, ये हो गया। और 4x की बात करें तो 2 गुणते x हो रहा है। कॉमन लेने की बात करोगे तो x और 2 और 2 और 1 ठो x, यानी 2 दूनिया 4x हमारा कॉमन हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आगे वाले में 4x कॉमन हो रहा है और 12 वाले में देखेंगे 3 बच रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और साथ ही साथ एक x बच रहा था तो x भी लिखेंगे। माइनस 4 वाले में देखेंगे कुछ भी बच नहीं रहा है तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। ओके,
अब 3x -1 में अगर +1 वाले में देख सकते हो कि आप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले पाओगे, तो -1 कॉमन ले लो क्योंकि आगे माइनस है। तो 3x जो है वो प्लस में हो जाएगा, लेकिन जो 1 लिखा है वो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है भैया, कॉमन हो रहा है। तो 3x -1 निकल रहा है और 4x -1 निकल रहा है। हमसे क्या पूछ रहा था भैया, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बस इतना सा सॉल्व कर देना ही हमारा गुणनखंड ज्ञात करना हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया ठीक है, ये ख़त्म हो गई बातें। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब क्या है वो देख लेते हैं। अंगा वाला प्रश्न में इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में B पर 90 अंश है, तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मन करे तो ऐसे चित्र बना देना। और B पे समकोण कह रहा है, तो जहाँ पे 90 अंश है वहाँ पे B लिख दो, बाकी जगह पे A और C छाप दो। 90 है तो यहाँ पे ऐसे 90 बना दो भैया। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिखाई दे रही है, AC है, तो ऐसे लिख देना सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कौन है, AC है, ऐसा लिख देना। वो अपनी मर्जी है, आप चाहे जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। सो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको 4 खंड देखने को मिलते हैं और इसमें से केवल 3 ही करने हैं, पर अच्छी बात है। चलिए हम सभी करके दिखाते हैं आपको। पहला प्रश्न हम उठाते हैं। यहाँ पे कहा गया है त्रिभुज ABC में आपके A - B = 45, C - A = 34 दिया गया, तो सभी कोण ज्ञात करने हैं। अब अगर ये त्रिभुज ABC की बात कर रहा है भाई, आप जानते हैं कि अगर कहा जा रहा है कि ये त्रिभुज ABC में हो रहा है, तो आप जानते हैं कि A + B + C = 180 अंश होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। साथ ही इन्होंने जो दिया गया है आपका A - B दिया गया है, इसके बराबर इन्होंने कहा कि 45 अंश का कोण हो रहा है। और C - A दिया है, इसके बराबर इन्होंने कहा कि 34 अंश का कोण हो रहा है। तो अच्छी बात है, इसका भी हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे, छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो आइए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे, ये जो समीकरण 1 दिया गया इससे हम कुछ निकाल सकते हैं। A का मान निकाल सकते हैं। अगर B को उधर भेजते हैं तो 45 प्लस आपको B दिखाई दे जाएगा। और अगर आप यहाँ से C का मान निकालेंगे तो 34 प्लस आपको A दिखाई देगा। आप पहले वाले समीकरण से A का मान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना 34 है, वो 34 ही रहेगा। A की जगह पे अपने 45 प्लस हमने B रख दिया। और हमारा इस 34 और 45 को जोड़ने का विचार है, तो हमको 9 और 7 देखने को मिल रहा है, प्लस B तो हो रहा है। ये C की वैल्यू हो रही है। अब हम पहले समीकरण में रख देते हैं जहाँ पे A + B + C हो रहा था। तो A की जगह पे हमने 45 प्लस B रखा है, 45 प्लस B रखा है। B की जगह पे B ही रहने दिया है। और C की जगह पे अपने ये 69 प्लस B रख दिया है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पे कोई एकदम अच्छा सा उत्तर नहीं मिल रहा था, हमने हल किया है इसे। अभी देखिए, आप 3 ठो B है, आप तीनों B को जोड़ेंगे तो आपको 3B मिल जाएगा। और ये 69 और 45 अगर आप जोड़ देते हैं तो 9 × 5 = 14, ऐसे लगे 1 7 × 4 = 11 1 12 124 मिल जाएगा, बराबर 180 हो रहा है। और B बराबर निकालेंगे तो 180 - 124 होगा। और घटा देते हैं और 3B बराबर हो रहा है, 3B बराबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 1 में से गया ख़त्म। और B बराबर हमको मिल जा रहा है 56/3। ये B की वैल्यू हो जाती है। B की वैल्यू हो जाने के मिल जाने के बाद हम C और A का मान निकालेंगे। A का मान है 45 प्लस B, तो क्यों नहीं यहीं पे निकाल लिया जाए। तो A का मान निकालना हम प्रारंभ करते हैं। A बराबर है 45 प्लस B का मान हमको मिल गया था 56/3, वही रखेंगे 56/3। कुछ कटा वटा नहीं है तो सही से ही चलने देते हैं। इसके बटे 1 लगाते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा। 1 मिनट, इसको नीचे थोड़ा लिखेंगे, अन्यथा बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। 3 हो गया, 3 से 45 का गुणा करा लेते हैं। 3 × 5 = 15, 5 हाथ से लगे 1 और 3 × 4 = 12 1 13, 135 हो जाएगा। प्लस अपना ये 56 जुड़ जाएगा,
तो जोड़ लेते हैं। 6 5 11 हाथ से लगे 1, 5 1 5 3 8 1 9 हो रहा है और 191/3 मिल रहा है। ये कटेगा तो नहीं, संभावना तो नहीं है कटने की, तो इसको यही छोड़ देते हैं और ये ए का मान हो जाएगा। सी का मान निकालने का प्रयास करते हैं जो कि 79 की 69 कितना था यार, 79 प्लस बी था, तो बी का मान जो है हम यहाँ पर रख देते हैं 56/3। 3 से ये गुणा कर लेगा भाई, इसके बटे 1 लगा देंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 9 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 7 21 21 2 23, तो यहाँ पे 23 मिल जाएगा प्लस अपना 56 तो होगा ही। और जोड़ लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 56 और 7 6 13 3 हाथ से लगे 1, 5 3 8 8 1 9 हो रहा है और 9 2 हो रहा है, 293/3 हो रहा है। इन सभी मानों को आप एलसीएम क्या कहते हैं लघुत्तम सॉरी दशमलव में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा उत्तर मिलना चाहिए था, पर जो मिला है ठीक ही मिला है, क्योंकि अब इसके अलावा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है और अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे का खवाला देखते हैं कि इस समीकरण को हल करना है। आपको एक समीकरण दिया गया है 2x + 1 = x - 3 और इसको हल कीजिए और इसके हलों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है और इसका केवल एक उत्तर मिलेगा और संख्या रेखा पर निरूपित करना आसान काम हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। तो 2x + 1 = x - 3 हो रहा है। अब इसको उधर ले चलते हैं जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं, पक्षांतर का क्रियाकलाप करते हैं, इस x को इधर पहुँचाते हैं, ठीक है। तो 2x - x हो जाएगा और यहाँ पे -3 है, 1 को उधर भेज देंगे -1 हो जाएगा। 2x में से 1 x गया, 1 x बचेगा और 3 माइनस और -1 जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। x की वैल्यू -4 हो जाएगी। बस यही आपका एक आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब अगर इसके संख्या रेखा पर निरूपित करने की बात आ जाएगी तो ये संख्या रेखा बन जाएगी। यहाँ पे बीच में आप 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे लिख देंगे। इधर की ओर -1, इधर की ओर -2, इधर की ओर -3 और यहाँ पे -4 ये दिखाई दे गया। और यहाँ पे आप तीर बना के कह देंगे कि यहाँ पे -4 मौजूद है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न में और कुछ करना नहीं था, विशेष रूप से बहुत ही आसानी से हो चुका है। चलिए, अब इस प्रश्न के समाप्त हो जाने के बाद इस प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। दूसरे का ग वाला प्रश्न है जिसमें इसको प्रसारित करने की बात कर रहा है। किसे प्रसारित करने की बात कर रहा है? आपके पास है x - 2/3 y दिया गया है और इसकी घाते 3 लिखी गई है। तो घाते 3 वाले प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? a - b होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब होता है -b क्यूब होता है -3ab को होता है, कोष्टक में a - b होता है। ये सर्वसंख्या को लिखना ज़रूरी होता है। सर्वसंख्या लिख लेने के बाद अब नीचे विस्तार करना प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इस 2/3 y का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणते आगे वाली गिनती x गुणते 2/3 y हो जाएगा और कोष्टक में x - 2/3 y ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने घाते 2 लगा दी है गलती से, ठीक है। तो गलती हो जाती है कभी कभी, ओके मैं इसे इरेज कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे घाते 3 होनी चाहिए थी, गलती से हमने घाते 2 लगा दी। हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। और अब हम विस्तार करेंगे। चलिए देखते हैं विस्तार। तो आगे वाले का x क्यूब तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे लगे रहेगा। 2 की घाते 3 बराबर 8 हो जाएगा और 3 की घाते 3, 3 × 3 = 9 = 27 होता है, 27 हो जाएगा। y की घाते 3 लगा रहेगा।
यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट रहा है, काट देते हैं और हमारे पास -2xy बच रहा है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे x है -2/3 है, y है, कोष्टक बंद कर दिया और आगे चलेंगे। बस अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, आपको इस हिस्से को अंदर गुणा कराना है, बस इतना सा काम ही शेष रह गया है। तो आगे आपका x² रहेगा ही और इसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 27y3 रहेगा। इस 2xy से इसमें गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। x का गुणा करेंगे 2 बार तो x² और y हो जाएगा। इस माइनस और अगले वाले माइनस के साथ इसमें जब गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है। 2 दूनी 4 हो रहा है, बटे 3 हो रहा है। x तो है नहीं, एक ही है x और y 2 ठीक मिल रहा है, जिसकी वजह से y² हो जाएगा। इतना लिख लेने के बाद बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो इनको थोड़ा सा क्रम से लगा दें, x की घाते घटते हुए क्रम में लगा दें। x की घाते यहाँ पे 3 रख दें, फिर यहाँ पे घाते 2 वाला है 2x² y, फिर x की घाते 1 वाला जो है 4/3 xy², फिर जो बिना x वाला है ये वाला हिस्सा उधर लिखेंगे, आपको -8/27 y की घाते 3 के रूप में दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन है वो बन करके तैयार हो चुका है और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखते चले गए और उत्तर मिलता चले गया। दूसरे का घ वाला प्रश्न में आ जाते हैं कि जांच कीजिए कि आपसे पूछा गया है कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे हम गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमें ज़रूरी है। ये जो हमको हिस्सा दिया गया है ये आपका px होगा। यहाँ पे लिखेंगे px बराबर आपका है 3x³ + 7x लिख लिया है। और जो अपना gx है वो हम लिख लेते हैं 7 + 3x। तो इसी को अब उठा के वहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इतना सब कुछ आ गया। अब आपको यहाँ पे gx का शून्य ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे gx का शून्य आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर आप शून्य निकालना नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखिए gx जो पूरा लिखा है इसको रखेंगे, इसके बराबर 0 लिखेंगे। 3x बराबर आपको -7 मिल जाएगा और x बराबर आपको -7/3 मिल जाएगा, 7/3 मिल जाएगा। यही आपका शून्य होगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। gx का जो शून्य हो गया वो अपना -7/3 है। तब हम यहाँ पे p -7/3 का मान निकालना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान को रखते हैं। आगे देख सकते हैं इतने जो px है उसमें 3 लिखा है, 3 लिख लेते हैं और x लिखा है, x की जगह पे अपना -7/3 रख देते हैं, घात 3 लगा देते हैं और प्लस लिखा है 7 लिखा है और फिर उसमें वैल्यू रख देनी है अपने -7/3। तो गुणते -7/3 यहाँ पे मान रख दिया गया है। आइए चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। तो 3 गुणते यहाँ पे आपको -7 जो 7 की घाते हो जाएगी। पहले बात तो ये आपको माइनस में मिलेगा। 7 7 49 7 343 होता है, ये आप लिख लेंगे। और 3 की घाते 3 बराबर 3 3 9 3 27 होता है, वो लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे माइनस होने वाला है, तो माइनस लिख लेते हैं। और आपको 7 7 49 ऊपर मिल जाएगा, नीचे 3 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, 3 9 27 यहाँ पे कट रहा है, हालांकि वैसे भी कट सकता था, कटेगा ही कटेगा, जाएगा कहाँ ये कट बच करके कट चुका है। और ऊपर आपको -343 नीचे 9 मिल रहा है, यहाँ पे -49/3 मिल रहा है। इनका एलसीएम लेना होगा, 9 ही मिलेगा, ऊपर यहाँ पे 343 ही रहेगा और यहाँ पे -3 से अपना गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 तरीका 9 हो रहा, 300 गुणा 3 9 27 के साथ हाथ से लगे 2 और 3 चौके 12 12 2 14, यानी कि इतना मिल रहा है। इन्हें जोड़ देते हैं। 4 3 7 7 3 10 का 0 हाथ से लगे 1 हो रहा है, 4 4 8 1 9 3 1 4। क्योंकि दोनों लोग माइनस में थे इसलिए जुड़ गए और ये 0 के बराबर नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं इक्वल है 0 के,
आपके p माइनस 7/3 के वैल्यू ये निकाले गए थे। तो अब यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः जो अपना gx है px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ऐसा आप कह देंगे। ठीक है, थोड़ी गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं, पर यही चीज़ आपको लास्ट में स्टेटमेंट के रूप में लिखना होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी बात थी जो को लिखनी थी इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। अब आपके पास है प्रश्न संख्या 3। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या है। प्रश्न संख्या 3 में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 खंड हल करने हैं, मतलब वही बात हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास जो प्रश्न है उसमें हर का परिमेयीकरण है 1/3 प्लस √5 है। इसका हर का परिमेयीकरण करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखेंगे। हर का परिमेयीकरण किस प्रकार से किया जाता है। आपको पहले तो इस प्रश्न को ऐसे उतार लेना है, 3 प्लस √5 कोष्टक में बंद कर देना है और गुणा कर देना है 3 माइनस √5 से। ठीक है, याद रखेंगे कि गिनतियाँ वही सेम रहती है, बस चिन्ह बदल जाते हैं, और ऊपर भी सेम उसी गिनती से गुणा कराना है बिना किसी बदलाव के। नीचे वर्गांतर का सूत्र यानी a² माइनस b² का सूत्र लग जाएगा, a + b a माइनस b, यानी यहाँ पे 3² माइनस √5² हो रहा है। ऊपर 3 माइनस √5 जो है इसे पड़ा रहने देंगे, उसमें कुछ होगा ही नहीं। अब आगे ऊपर वाला जो 3 माइनस √5 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, और हमको 3 माइनस √5 और 9 में से 5 गया तो 4 मिल जाएगा। तो ये आंसर मिल जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम। ये हर का परिमेयीकरण हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तीसरे का पहला वाला प्रश्न कैसे करना है, आपको बस यही चीज़ें लिख देनी होती हैं और कुछ करना नहीं होता है विशेष में। तीसरे का ख वाला प्रश्न आइए देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है प्रश्न। और चलिए देखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या जो निकालने की बात कर रहा है कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 3 लिखना होता है। ठीक है, क्या है जो 3 और 4 के बीच में, तो पहले 3 लिख लेते हैं, तो 3/1 कर लेते हैं, और इस 3 में हम गुणा करा लेते हैं। किससे गुणा कराएंगे, 3/1 में गुणा कराएंगे। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 7 से ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे, और 7 × 21, 7 × 9 7 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही सेम प्रोसेसर 4 के साथ चलेगा। हम 4/1 करेंगे और इसको 4/1 में गुणा करा देंगे 7 से दोनों में। 7 चौके 28, ऊपर 28 मिल जाएगा, नीचे 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं लिखने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी गंदी राइटिंग है पर ठीक है, चला लीजिए काम इससे। तो 21/7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 28/7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। तो इतनी संख्याएं जो मिली हैं आपको, ये आपके इसके बीच के परिमेय संख्या हो जाएंगी, और 6 लोग हैं, ये बस यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का हल तो ऐसे ही निकालना है। आपका एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जो तीसरे का गा वाला प्रश्न है वो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे px बराबर आपको दिया गया है 3x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, केवल भाग करना है और भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना है। तो x + 1 से आपको भाग देना है x³ + 1 में। कैसे भाग देना है आइए देखते हैं, आपको दिखाएंगे, प्रयास करेंगे कि आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि ये कितनी बार जाएगा। पहली बार में तो x² बार जाएगा, ये सभी लोग बड़े आसानी से बता पाते हैं। यहाँ पे x³ आएगा, और x² का जब 1 में गुणा कराएंगे, ठीक है, तो आपको
एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। ये हो गई बात है। चिन्ह बदला जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे घटाने की जब बारी आती है तो कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप लोग। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर को आगे उतारना है और प्लस 1 को आगे इधर उतार देना है। आगे भाग को ले जाना है, माइनस एक्स बार जाएगा ताकि एक्स और एक्स का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए और माइनस एक्स का 1 के साथ गुणा करके माइनस एक्स मिल जाए। तो आगे चिन्ह को फिर से बदलाव किया जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे अब एक्स प्लस 1 उतार लिया जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा और एक्स प्लस 1 हूबहू पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चिन्ह बदला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा और भाग पर शेष पर आपको 0 मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको बस प्रश्न में उत्तर के रूप में यहाँ पे लिख देना है नीचे भागफल बराबर आपको लिख देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिल गया है और शेषफल बराबर आपको 0 लिख देना है। तो बस इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से देना होता है, कुछ विशेष है नहीं, बहुत ही आसान था ये प्रश्न। आगे वाले पे चलते हैं और तीसरे का घ वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आपके पास एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6 का आलेख खींचिए। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, आलेख खींचना। और इसको पहले हम लिखते हैं और उसके बाद आगे आलेख खींचेंगे। देखिए 2x प्लस वाई बराबर आपको 6 दिखाई दे रहा है, इसी का हमें आलेख खींचना है। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया। ओके, इन चीज़ों को चलिए, प्रश्न की शुरुआत आपको यहाँ से करनी होती है। सबसे पहले एक डिब्बा बनाना होता है और इस डिब्बे में ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, अपना एक्स वाई रखना है। और एक्स वाई में भी हम खाली 2 चीज़ें मान निकालेंगे और उससे ही आलेख अपना बन करके संभवतः तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स बराबर हम 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर और कॉमा लगाएंगे और कॉमा पर। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना होगा भाई। देखिए क्या है, 2 गुणते अपना 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर 0 रखा है। 2 और 0 गुणा 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। और अगर अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y बराबर 6 अकेले दिखाई देगा, तो इस खाने में हम 6 भर देंगे। ठीक है, और y बराबर 0 अब रखने की बारी आ जाएगी, y बराबर 0 पर। तो भैया देखेंगे 2x था प्लस y की जगह पर अपना 0 रखना है, बराबर 6 करना है। तो खाली हमको 2x बराबर 6 दिखाई देगा। 2 से 6 को काट देंगे तो x बराबर 6/2 दिखाई देगा, काट देंगे 3 मिल जाएगा। x बराबर हमको 3 मिल जाएगा। ये हो गई बातें यहाँ वाली, यानी हम यहाँ पे x के जगह पे 3 भर देंगे। और इतना मिल जाने के बाद बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आइए आलेख खींचना प्रारंभ करते हैं। ये दोनों लाइनें आप जानते हैं कैसे खींचनी होती हैं। यहाँ पे तीर बनाना होता है, ऊपर भी तीर बनाना होता है और नीचे भी तीर बनाना होता है। बीच में ओ लिखना होता है, यहाँ पे x लिखना होता है, x डैश मैंने लिख दिया। ठीक है, x लिखना होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y होता है, नीचे की y और y डैश होता है। इतना हो जाने के बाद आइए बिंदु को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी अंकों को भी दर्शाना होता है। आप अपने अच्छे सुविधा अनुसार दर्शा लीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। जो पहला बिंदु है x पे 0 है, y पे 6 है, x पे 0 y पे 6। तो x पे 0 y पे 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे होगा y पे 6 x पे 0। और दूसरा है x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0 यहाँ पे कहीं होगा। और आपको बस ऐसे ही एक लाइन ऐसे खींच देनी होगी, सीधी लाइन खींचनी होगी। ये तो थोड़ा सा तिरछी हो गई है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे बिंदुओं को लिख देना है, ये 0,6 था और ये है 3,0। और बस ये आलेख बन जाएगा। और ज़्यादा बन कर रहा है तो आपको इस पे इसका जो समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6 वो भी अंकित कर देना होगा। तो 2x प्लस वाई बराबर 6 यहाँ पे लिख देना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए प्रश्न संख्या चौथे पे पहुंच चलते हैं। यहाँ पे आपको चौथे में 2 प्रश्न दिए गए, 8 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सच में हैं।
अगर आपको समझ आ रहे हैं तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों में केवल एक प्रश्न करना है और दोनों प्रश्न बेहद आसान है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस जो पहले प्रश्न है इसका गुणनखंड हमको करने के लिए कह रहा है, तो पहले प्रश्न को हम लिख लेंगे, उसके बाद वहाँ पे ले चलेंगे। और देखिए हमारे पास है 27 पी की घाते 3 माइनस 1/216 माइनस क्यू है बटे 2 पी स्क्वायर है और प्लस 1/4 है पी है। तो इसका गुणनखंड करना है। चलो ले चलते हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आसानी से हो जाए। ठीक है, एक काम है, इसको थोड़ा सा दूर लिखना था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब क्या लगता है कि कैसे करना होगा। आगे जो 27 पी दिया गया है, पी की घाते 3 दिया है, ये 3 तरीके 9 तरीक 27 यानी 3 पी की घाते 3 हमको दिखाई दे रहा है। माइनस ये जो दिखाई दे रहा है 1/216, ये 6 36 6 का 216 होता है, यानी 1/6 की घाते हमको 3 दिखाई दे रहा है। और माइनस यहाँ पे जो आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है Q/2, तो यहाँ पे Q का क्या निपटारा किया जाए, कैसा किया जाए, क्या ये तो बड़ा असमंजस वाली स्थिति हो जाएगी, पर फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो भाई बात यह है कि ये जो Q है वो Q ना होकर के यहाँ पे 9 होना चाहिए। मैंने रिसर्च पूरी कर ली भैया, इसको सॉल्व करके देख लिया है। ये जो आपका Q है मैं इसको हटाना चाहूँगा। ओके, वहाँ पे माइनस भी ऐड किया, माइनस भी रहेगा और यहाँ पे 9 होना चाहिए था। ये Q ना होकर के मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ओके। तो हो क्या सकता है, यहाँ पे ये जो पूरा है चीज़ें बन रही है, फार्मूला है। किसका फार्मूला है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। a माइनस बी होल क्यूब इसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी होता है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप अगर आपने देखा हो तो यही वाला हिस्सा गुणा करा करके क्या मिल जाता है, -3a² और प्लस 3ab², ये भी होता है उसी का रूप। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप समझेंगे कि ये जो दिया गया है नीचे आपको, ये पूरा हिस्सा जो दिया गया है वो इस रूप में दिया गया है और उसको आपको किस रूप में बदलना है, ये जो दूसरा वाला हिस्सा दिया है उस रूप में बदलना है। तो बदलने की प्रक्रिया में आपको 3a² b से गुजरना है। तो यहाँ पे जो -9/2p² है ये इसी का रूप है। तो आपको यहाँ पे बस उसको देख करके 3 लिखना चाहिए। a मतलब अपना 3p है, इसका स्क्वायर, और इंटू पीछे वाले गिनती जो 1/6 ये लिखना चाहिए। अगर इस हिस्से को आप सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 2 मिल जाएगा, जैसे कि आपको 2 दिखाई दे रहा है। 3 का वर्ग यहाँ पे 3p कोष्टक में होना चाहिए था, गलती हो गई। तो 3 का वर्ग यहाँ पे 9 और p² आपको दिखाई देगा, यानी ये सॉल्व करने पर उसी के जैसा ही दिखाई दे रहा है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे कोष्टक लगा रहेगा। आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी आसानी से, मतलब ये प्रश्न ऐसा ही होता है। हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन होता ऐसा ही है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे सब। प्लस यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 1/4p, ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 3 इंटू आगे वाली गिनती क्या है, अब 3p है, वो 3p ऐसे रहेगा और इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का होल स्क्वायर ऐसे। ये किसका रूप है, ये 3ab² का रूप है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तब पर भी आपको 1/4 ही मिलेगा। क्यों 1/4 मिलेगा, क्योंकि आपको 6 का वर्ग यहाँ पे 36 मिल जाएगा, 3 तरीका 9 से आप काटोगे 4 मिल जाएगा, p/4 ही तो मिलेगा। तो सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा, कुछ चेंज नहीं मिलेगा। तो आपने सर्वसंख्या देख ली, सूत्र देख लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है, डायरेक्ट आंसर है। मतलब ये 3 लाइनों में प्रश्न समाप्त हो गया। बहुत मन कर रहा था ये चौथी लाइन अपना सर्वसंख्या के लिए लिख दिया। तो इस प्रश्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब समझ में आए ये ज़रूरी है। सॉल्व तो बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है, समझ में आए तो जल्दी हो जाता है। ओके, तो चौथे का जो दूसरा प्रश्न है वो भी हम करते हैं कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। एक प्रकार का प्रमेय है और यही को हमको सॉल्व करना है।
तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भैया तरकीब पूरी चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है चौथे का ख है, वो मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, गंदी सी राइटिंग में हो गया तो हो गया। आगे बढ़ाते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। इस त्रिभुज का नाम ABC होना चाहिए। इसकी दो कोण बराबर ही होने चाहिए, यानी B और C में बराबर कर ले रहा हूँ। और आपका जो भुजा AB और AC है, इसको बराबर सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको लिखना होता है, दिया है, क्या दिया है भैया, त्रिभुज ABC में हमको कोण B बराबर कोण C दिया है, पहले से गिवन है और सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करना है, लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC के, ऐसा प्रूव कर दो भैया। इसके लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी। मैं चित्र में आपको रचना दिखाता हूँ। आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा AD, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक रचना करनी पड़ेगी, रचना कर लेते हैं। तो रचना में कैसे लिखूँ, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने रचना की है, रचना में क्या किया है कि AD लंब BC खींचा है, ये हमने खींचा है। खींचने के बाद ही हमको दो कैटेगरी में, दो भागों में बटा हुआ त्रिभुज दिखाई देता है। त्रिभुज का नाम होता है ADB और ADC। ये दोनों त्रिभुज हमको दिखाई देते हैं। इन्हीं दोनों त्रिभुजों पे हमको काम करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या करना है कि यहाँ पे लिखनी है उपपत्ति, ये उपपत्ति लिखनी है, उपपत्ति। और त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। अब चित्र तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मतलब ठीक है, उसको उठा लाते हैं नीचे, ठीक। अब सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि AD उभयनिष्ठ है, तो हम लिख देते हैं AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ है। साथ में उभयनिष्ठ लिखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ, चलिए मान लेते हैं, हो गया। और यहाँ पे कोण B बराबर कोण C है, कोण B बराबर कोण C है, ये दिया है। और एक ठो लंब है ना यार, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ये वाला 90 अंश का कोण है। तो कोण है, कोण ADB बराबर कोण है ADC, प्रत्येक 90 अंश। ये तीन चीज़ें लिखने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा लग गया भैया, SAS सर्वांग क्षमता से, ठीक है, नहीं ASA, ठीक है, ASA सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, वो जो ऊपर नाम लिखे थे, क्या नाम था त्रिभुज का, त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ADC के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CP द्वारा हमारा AB बराबर हो जाएगा AC के। और बस इति सिद्धम लिख देना, इति सिद्ध। और बहुत ज़्यादा मन कहे तो आखिर में लिख देना, अतः सिद्ध होता है कि समरूप क्या कहते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा आप लिख देना, ठीक। ओके, तो पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। किसी एक खंड को आपको हल करना है, इसमें का और खा दो प्रश्न हैं। और का वाला प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए इसके बराबर ये होता है। तो सर्वसंख्या एक होती है, उसी से हमको यहाँ पे शुरू करना होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमको लिखना होगा सर्वसंख्या से, ठीक है। ओके, सर्वसंख्या से, सर्वसंख्या अपनी क्या है, सर्वसंख्या अपनी है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर एक कोष्टक में है x + y + z, दूसरे कोष्टक में आ जाता है x² + y²
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस सर्व समीकरण से यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तब, तो हमारा पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर हमको ये पूरा 0 मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। बस इसमें और कुछ नहीं करना होगा। सर्वसंख्या ही याद करना इसमें सबसे बड़ी बात होती है। सर्वसंख्या याद रहेगी तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें समाप्त हुई। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दिखाइए कि ये जो लंबी सी चीज़ है जो कि इसके बराबर है, इसको p/q रूप में लिखा जा सकता है। आपके पास केवल यहाँ पे देखिए 0.235 3-5 के ऊपर बार है, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है, कुछ फ़र्क नहीं है उन दोनों में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलो, तो आपके पास है यहाँ पे 3-5 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि माना ये x बराबर इतना है, तो x बराबर हमको मिल जाएगा, मैंने ये x ऐसा क्यों लिखा है, x बराबर मिल जाएगा 0.235 बिंदी लगा देते हैं। ओके, अब इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब इसमें जो गिनती जैसे कि 2 है, ये बार बार नहीं आ रही, तो हम सबसे पहले इसको 10 से गुणा करके बाहर निकालेंगे। तो हमको लिखना होगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हमको यहाँ पे 10x बराबर क्या मिल जाएगा, 2.35 बार बार आएगा, ये बार बार आएगा। ठीक है, ऐसा हम समझते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा गंदा हो गया पर अब सही है। ये डॉट 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 बार बार लगाना है, वो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। समीकरण नंबर 2 इसको कहना होगा। अब यहाँ पे जो 3-5 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में आपको 100 से गुणा करना होगा। ठीक है, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा क्यों करेंगे भैया, क्योंकि 3-5 दो गिनतियाँ हैं बार बार आ रही है, इसलिए दोनों गिनतियों को बाहर निकालने के 100 से गुणा करेंगे। इधर 100 से गुणा करेंगे तो आपको 1000 देखने को मिल जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 235.35 ये बार बार आएगी क्योंकि अनंत बार है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर अब जो काम आएगा वो यही है कि समीकरण 3 से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास करूँगा। 1000 x बराबर 235.35। ठीक है, ये 3-5 बार बार तो रहेगा ही, और नीचे जो है वो 10x बराबर, ये जो है 2.35 वो लिखेंगे 2.35 मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है। चलो घटा लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 1000 में से 10 घटाने पर 990 मिलता है। x बराबर 235 में 2 घटाएंगे क्योंकि इधर वाला कट गया पूरा, 235 पे 2 घटाएंगे तो हमको 5 में से 2 गया 3, 233 मिल जाएगा, 233 देखने को मिल जाएगा। और x बराबर हमको 233/990 देखने को मिल जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, वो था 0.23535। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.23535, इसके बराबर हो गया 233/990, ऐसा लिख देंगे।
थोड़ा गंदा हो जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आप कह देंगे और इस प्रकार से ये पूरा पेपर समाप्त हो जाता भी है। चलो ठीक है, चाहे जैसा भी हमने लिखा, जो भी किया, ठीक है, हुआ है। इस प्रकार पूरा पेपर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं भाई बात को समझ में आ गया होगा आपको। और पेपर बहुत आसान भी था और मुश्किल भी था, आप लोगों के लिए तो मुश्किल था ही। और चलिए ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।